एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और यही कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, हमारे सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, अंबेडकर के नाम लेवाओं की कामयाबी होगी। और यकीन करिए मेरी इस बात को कि जब तक हम तमाम लोग एक होकर ऐसे समाज से मुकाबला नहीं करेंगे जो हमको सिर्फ इस्तेमाल करते आए हैं, हमारा इस्तेसाल किया, हमको खाक और खून के दरियाओं में डुबो दिया, हमको हमेशा के लिए गुर्बत हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया, हमको तालीम से दूर रख दिया, हमारे नौजवानों को झूठे मुकदमे में आयद करके जेलों में उनकी जवानियों को सड़ा दिया, हमारी मां और बहनों की आंखों में आंसू लाए। मैं आज आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि याद रखो मेरी इस बात को, चाहे आप मुसलमान हो या आप दलित हो या आप मेरी धनगर समाज के भाई हो। मेरे भाई, हिंदुस्तान की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जज्बाती नारों से नाइंसाफी का खात्मा नहीं होता, जज्बाती तकारीर से हमारे मसाइल हल नहीं हो जाते। अगर हम इंसाफ चाहते हैं तो फिर हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। यकीनन आज आप यहां पर एक बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, यहां पर आपका जमा होना यकीनन हमारी एक ताकत का मुजाहरा है। मगर याद रखिए, मैं सिर्फ आपके इस हजारों की तादाद में यहां पर मौजूदगी को या आपकी शिरकत को देखकर यकीनन मेरे हौसले बुलंद होते हैं, मेरे मजलिस रुफ़ा के हौसले बुलंद होते हैं। मगर मेरे भाई, अभी तो जंग का आगाज हुआ है, अभी जंग खत्म नहीं हुई है। ये जंग का आगाज हम अन्नाराव जी पाटिल साहब की क़ियादत में कर रहे हैं। अन्नाराव जी पाटिल साहब इस जंग के कमांडर इन चीफ है और असदुद्दीन ओवैसी उसका सिपाही है। हम अन्ना जी साहब के साथ बल्कि उनकी पीछे हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला धनगर समाज को जो शिकायत है, मुसलमानों को जो शिकायत है, हमारे दलित भाइयों को जो शिकायत है, आज इन तमाम समाजों को मिलना बहुत जरूरी है। वरना याद रखिए, हमको 70 साल से सिर्फ दिल फरेब वादों से हमारे दिल को बहलाया गया, कभी खिलौने देकर हमको खामोश कर दिया गया। मेरे भाई, आज हालात बदल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर तबके के नौजवान में एक शऊर जाग चुका है और वो इंसाफ चाहता है, वो अपना हक चाहता है। और मैं साफ और वाज़ेह तौर पर उन तमाम सियासी पार्टियों को, उनके लीडर्स को और इन तमाम जालिमों के जुल्म करने वालों को कहना चाह रहा हूं कि अब बस कर दो, तुम्हारी दुकान अब चमकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुकान अब खत्म होगी। तुमने 70 साल से हमको डरा डरा कर हमसे वोट हासिल किया। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि चाहे मुसलमान हो या हमारा धनगर समाज का हमारा भाई या हमारी बहन हो या दलित समाज का हमारा नौजवान हो, उसने कभी भी फिरका परस्त पार्टियों का साथ नहीं किया। हाँ, हमारे मसाइल हैं और रहेंगे। हमको ये कहकर हमसे वोट हासिल किया गया कि आपके मसाइल हल किए जाएंगे, आपकी तकालीफ को दूर किया जाएगा, आपकी जान का तहफ्फुज किया जाएगा, आपके मुस्तकबिल को रोशन किया जाएगा। मगर मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे सवाल करता हूं, जब आप इस जलसे से उठकर जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप एक फिक्र लेकर उठे यहां से। मेरा सवाल आपसे है मेरे भाई, आप खुद सोचो थोड़ी देर के लिए कि हमने क्या हासिल किया। अगर हमने कुछ हासिल किया तो अपनी मेहनत और अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल किया। अगर आज हमारे घर में चिराग जलता है
तो उस चिराग के तेल में ना कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना का कोई रोल नहीं है। अगर हमारे घर में खाना पकता है तो हमारी मेहनत की वजह से हमारे घर में खाना पकता है। अगर हमारे नौजवान के पास जेब में सेल फोन है तो इसलिए है कि वो दिन में 18 घंटे काम करता है। इसमें कोई सियासी पार्टी का रोल नहीं रहा, न हुकूमत की कुर्सियों पर बैठने वाले उन तमाम मंत्रियों का कोई रोल रहा। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर ये अर्ज करने आया हूं कि मेरे भाई, आपने हमेशा इन तमाम पार्टीज का साथ दिया। कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था। आप हालत मजबूरी में कभी कांग्रेस का साथ दिए तो कभी बीजेपी का साथ दिए। इनसे नाराज हुए तो एनसीपी, शिवसेना का हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई, ना आज आपको कांग्रेस राष्ट्रवादी की जरूरत है, ना आपकी मदद के लिए बीजेपी, शिवसेना आएगी, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है। हिंदुस्तान का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसका मैंने पार्लियामेंट के ऐवान में खड़े होकर कहा कि अगर हिंदुस्तान का संविधान जब बन रहा था, अगर उस कमेटी का चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन जाता। उस वक्त तो संघ परिवार जरूर थी, मगर उनकी कोई सियासी पार्टी नहीं थी। मुल्क का दस्तूर बनने के बाद जनसंघ बनी, फिर उसके बाद बीजेपी बनी, मगर सबसे ज्यादा जहर किसी में रहा तो आजादी के बाद से लेकर अब तक वही कांग्रेस पार्टी में जहर था। अगर अम्बेडकर हिंदुस्तान का संविधान नहीं बनाते तो ये तमाम के तमाम फिरका परस्त मिलकर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाते। मेरे भाई, जो संविधान अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान मैं हमारे दंगर समाज के नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, जो संविधान अम्बेडकर ने बनाया, सुनो मेरे दलित भाइयों, जो संविधान आज हमारे पास है मेरे गयूर मुस्लिम नौजवानों, वो संविधान हमको इस बात की गारंटी देता है कि अगर आप दंगर हो, मुसलमान हो, दलित हो, तो आपसे समाजी इंसाफ किया जाएगा, आपसे सियासी इंसाफ किया जाएगा, आपसे माशी इंसाफ किया जाएगा, आपकी जबान का तहफ्फुज होगा, आपकी तहजीब की हिफाजत होगी, आपको अपने ख्यालात की आजादी होगी, मसावात को कम किया जाएगा, तमाम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी अपनी जबान से, अपने दिमाग से बनाकर नहीं कह रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मैं संविधान को पढ़ता हूं और पढ़ रहा हूं। वो संविधान जिसको अम्बेडकर ने बनाया था, जिस संविधान ने हमको इन तमाम हुकूक की तमानियत दी, वो संविधान के जो कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, दस्तूरी मकासिद हैं, उसको हासिल करना मेरी लड़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी की या मजलिस की लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना कभी रहेगी। मैं हर मजहब के मानने वालों की इज्जत करता हूं। मैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। ये वो देश है मेरे भाई, जो दुनिया में ऐसा मुल्क कहीं नहीं मिलेगा जहां पर हर समाज के लोग रहते हैं, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर कल्चर और तहजीब है, और यही हिंदुस्तान की ताकत है। मगर जो ताकतें हिंदुस्तान की तहजीब को खत्म करना चाहती, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को खत्म करना चाहती, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहती, यकीनन उसमें किसका नाम आता है? उसमें कांग्रेस का भी नाम आता है, उसमें बीजेपी का भी नाम आता है, उसमें आरएसएस का भी नाम आता है, उसमें शिवसेना का भी नाम आता है। कल तक ये लोग हमको एक मोहरों की तरह इस्तेमाल करते आए। आज जाग जाओ मेरे भाई, आज तुमको इन पार्टियों की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने एतमाद के साथ
अपनी ताकत पर भरोसा करके खड़े हो जाएंगे तो याद रखो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि मजलूम समाज एक साथ हो जाए। जब हिंदुस्तान और लातूर और महाराष्ट्र में मजलूम समाज एक हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके मसाइल एक के बाद एक हल होते जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मिसाल आपके सामने है। मैं 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में जाकर एक तकरीर में कहा था कि मुजफ्फरनगर के फसादात में ऐसे 15 खानदान हैं जिनका कोई पता नहीं है। तो मेरी तकरीर के 4 दिन के अंदर लखनऊ में अखिलेश यादव ने उन 15 अफराद खानदान के जिम्मेदारों को बुलाया और एक एक खानदान वाले को 15 लाख रुपए का चेक दिया। उसमें से 2 खानदान वाले मुझे फोन करके कहे कि ओवैसी साहब, हम आपकी जनसभा में थे, आपने इस बात का ऐलान किया, लखनऊ में अखिलेश ने हमको बुलाया, एक बड़े मौलाना को भी अपने साथ रखा और ये कहा कि हम आपको दे रहे हैं जो गवर्नमेंट 2 साल से उनको भूल गई थी, आज उनको दे रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर यही हमको शिकायत रहेगी कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ। मेरे भाई, अगर मुत्तहिद आप नहीं होंगे तो आपको शिकायत करने की कोई इजाजत भी नहीं है। आप याद रखिए कि मरहूम कायद सालार कहते थे कि दुनिया बेवा की फरियाद को नहीं सुनती, दुनिया किसकी आवाज को सुनती है? उन लोगों की आवाज दुनिया सुनती है जब हम अपनी ताकत पर के बलबूते पर खड़े हो जाते हैं और इत्तेहाद की ताकत को दुनिया समझती है। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। मैं लातूर को अपने लिए नहीं आया हूं, मैं लातूर को अपनी अनानियत की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, मैं लातूर को अपनी क़यादत को मनवाने को नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है कि मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, जब तक जिंदगी मुझसे वफा करेगी, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। इस मुल्क में जमहूरियत कब मजबूत होगा? सुनो मेरे भाई, अब थालियां मत मारो। 70 साल से तुम थालियां मारते रहे, या फिर तुमने अपनी आंख में आंसू ला लिए, या फिर तुम जमहूरियत से किनारा कशी अख्तियार कर गए। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जमहूरियत को कामयाब करो। कामयाब कांग्रेस या बीजेपी शिवसेना को देकर नहीं, जमहूरियत को कामयाब करना है तो अन्नाराव जी पाटिल को तारीफ करो, इनको कामयाब करो। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। याद रखो, हम पैदा इस दुनिया में हुए तो ये कांग्रेस या फिर बीजेपी शिवसेना की गुलामी के लिए हम पैदा नहीं हुए। अगर हमारी माओ ने हमको 9 महीने अपनी पेट में रखकर पैदा किया, अगर हमारी माओ ने हमको सीने से लगाकर दूध पिलाया, तो हमारी माओ ने हमको पैगाम दिया कि सुन, मैं तुझको दूध इसलिए पिला रही हूं कि तू मेरे घर में चिराग करेगा, तू मेरे घर की बुनियादों को मजबूत करेगा। तो आज इस जलसे में जो मेरे धनगर समाज के नौजवान हैं, मेरे दलित भाई हैं, मेरे मुसलमान भाई हैं, तुमको वास्ता है तुम्हारी माओ का। अगर तुम अपने माओ का दूध का अदा करना चाहते हो तो छोड़ दो ये गुलामी कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना की, अपनी ताकत पर खड़े हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं पाएगी। ये जमहूरियत है, इस जमहूरियत में हमको अपनी बात को मनवाने का हासिल है। और कब मनवा सकते हैं? जब हमारे नुमाइंदे कामयाब होंगे। जब लातूर के बल्दिया के इलेक्शन में बरसों से यहाँ पर एक खानदान, एक पार्टी का कब्जा रहा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदल दो
इन तमाम चीजों को जो बरसों से हम सिर्फ इनके बातों का शिकार हुए और हमने कुछ हासिल नहीं किया, मैं हमारे दंगल समाज के जिम्मेदारों के दरमियान में खड़े होकर जनाब अन्नाराव जी पाटिल साहब को तयक़ुन देता हूं कि दंगल समाज को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी तारीफ करती है। जब सेंट्रल लिस्ट में स्पेलिंग क्या है, दंगल है, यहां पर दंगल है। ये अजीब गरीब बात है कि स्पेलिंग के लिए आप कमीशन बनाए। कहां गया सबका साथ सबका विकास, कहां गया इंडिया फर्स्ट, कहां गया मोदी के वादे कि 2014 में मोदी ने कहा था कि मैं दंगल समाज को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दूंगा। कहां गया देवेंद्र फडणवीस का वो वादा कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में काम कर दूंगा। कितने कैबिनेट के मीटिंग हो गए मगर उसमें दंगल समाज का मसला हल नहीं होता। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को हम कहेंगे कि रिपोर्ट बना कर दो। अरे टाटा इंस्टीट्यूट को आपने कहकर 1.5 साल हो गया, एक रिपोर्ट नहीं आती। क्या तुम कोई ताजमहल बना रहे हो देवेंद्र फडणवीस? दंगल समाज के रिपोर्ट बनाने के लिए इतने बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, आपको बनाना चाहिए। मजलिस उसकी भरपूर तारीफ करती है। दूसरी बात मेरे भाई, अब जैसा मैं यहां पर आया, कल से आप देखेंगे अखबारात में बयानात आना शुरू हो जाएंगे, टीवी पर चमचे आना शुरू हो जाएंगे, सब आकर बोलेंगे आया था, भड़काऊ भाषण देकर गया, जज्बाती बात बोल कर गया, ये वोट काटने को आया। किसको समझो? अरे पापियों, तुम मेरा हक खा लिए 70 साल से, तुम मेरा पेट काट के अपना पेट नहीं बल्कि अपनी नस्लों का पेट भर लिए। जब तुमको फिक्र नहीं थी क्या? आज मजलिस लड़ रही है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है कि हर जगह जहां जाते वहां पर हर जगह यही बोलते कि देखो ये लोग मिले हुए हैं, ये उनसे पैसा ले लिए। अरे मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, मैं 1998 से 2012 तक कांग्रेस की तारीफ किया। आप मेरे को कितना पैसा दिया आवाम के सामने रख दो, चलो। और जितना भी तुम मेरे को दिए, मैं उसका 90% तुम्हारी पार्टी को चंदा दे दूंगा, ले लो। अरे याद रखो, तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है जो मेरे जमीर को या मेरा ईमान को खरीद सके। मैं मर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर मैं अपने सियासी उसूलों से हटने वाला नहीं हूं। अगर मेरा जिंदा रहना तुम्हारी आंख में कांटा बन चुका है तो फिर मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं जिंदा जब तक रहूंगा मैं जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा। मुझे मजा आता है चैलेंजेस से मुकाबला करने का, मुझे मजा आता है खाक और खून के दरियाओं से गुजरने का। अरे आराम की जिंदगी तुम गुजारते रहे हो, मुझे आराम पसंद नहीं है, मुझे मुकाबला पसंद है। आओ मैदान में और मुकाबला करो। कब तक कमजोरों की तरह इल्जाम लगा रहे हो कि ऐसा किया वैसा किया? अरे तुम्हारी तो ऐसा ऐसी तैसी तुम्हारी करने वाला हो, तैयार हो जाओ तुम। हर जगह हम जहां जाते मंजलिस ऐसा कर रही, मंजलिस ऐसा कर रही। अरे मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा तो उस वक्त क्या मैं दूध का धुला हुआ था? आज मैं तुम्हारी मुखालिफत कर रहा हूं
तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है। मेरे भाई, ये अजीबोगरीब बात है कि हमारे मुल्क में दो बड़े चौधरियां हैं। एक राष्ट्रवाद की दुकान चमका रही है, एक सेकुलरिज्म की दुकान चला रही है। बीजेपी की मुखालिफत करो आप, मोदी पे तनकीद करो आप, फौरन शुरुआत एंटी नेशनल है। इन्हें राष्ट्रवाद नहीं है। अरे तुम क्या ठेका लेके रखे? तुम क्या दुकान चला रहे कि जो तुम्हारी दुकान पे आया तुम सर्टिफिकेट लिख के देंगे? ये हमारे पास आया, हमारी चमचागिरी किया, हमारी चौखट पे सर झुकाया, मोदी को फुला अच्छा बोला, इसलिए राष्ट्रवाद। कांग्रेस को गाली दो, कांग्रेस को तनकीद करो, शरद पवार से पूछो कि आपको ही क्यों इनाम मिला, तो बोलेंगे ये कम्युनल है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा सर्टिफिकेट कचरेदान में डालता हूं मैं। तुम्हारे सर्टिफिकेट की मेरे को जरूरत नहीं है। बीजेपी से राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और सुन लो, साफ और वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं। और मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट की तरफ देख के थूकता भी नहीं हूं। चलाओ, तुम कब तक दुकान चलाओगे? आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस बोलती थी कि हम सेकुलरिज्म को बचाएंगे। कितना बचाए? 48 सीट में 42 पर बीजेपी शिवसेना कामयाब हो गई महाराष्ट्र में। अरे तुम अपने आप को नहीं बचा सके, मेरे को क्या बचाएंगे? तुम्हारा बच्चा ही से बड़ा ही नहीं हो रहा बेचारा, बड़ा ही नहीं होता हूं। हमारे को बोल रहे 42 सीट पर बीजेपी शिवसेना कामयाब हो गई। आप क्या कर रहे थे? ने मजलिस वोट काटी, पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ा। लातूर से कैसा कामयाब होगा बीजेपी का एमपी? मैं आके बोला था कान में वोट डालो बोल के। अरे तुम लड़ नहीं सकते मोदी से। अच्छा, बंबई मुंबई का बल्दिया का इलेक्शन हुआ, शिवसेना क्या बोली? इलेक्शन से पहले मोदी अफजल खान बोले, कांग्रेस बहुत खुश हो गई, अब अफजल खान बोले। इलेक्शन खत्म हुआ तो शिवसेना बोली दूल्हे भाई। इलेक्शन से पहले अफजल खान, इलेक्शन के बाद दूल्हे भाई। और फिर अशोक राव क्या बोले? हम सोच सकते शिवसेना को तारीफ करने के लिए। हाय, तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई अशोक राव। तुम्हारे कलेजे में जल रहा था कि कैसे शिवसेना के साथ हम चले जाएं। वहां हार गए, मजलिस की जिम्मेदार है क्या? शोलापुर में हमारे 11 कारपोरेटर जीते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हराया। अमरावती में हमारे 11 कारपोरेटर जीते, मैं जिम्मेदार। उदगीर में 6 कारपोरेटर जीते, मैं जिम्मेदार। हम लोग भीड़ में जीते, निजाम और ताहिर कम वोटों से चेयरमैन की सीट हार गए। बताओ, तुम जहां जहां खड़े रहे तुम हार रहे, मगर क्या बोलते हैं? नहीं, वो मजलिस आई थी, वो लंबू आया था, उन्हीं आया था, भड़काऊ भाषण दिया, मोइंग आया, उन्हीं आया, इन्हीं आया। अरे जालिमो, अगर कल तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं देगी, मैं जिम्मेदार। भैंस दूध नहीं देगी, मैं जिम्मेदार। गाय पेशाब नहीं करेगी, मैं जिम्मेदार। तुम्हारे घर में बेटी नहीं हुई, मैं जिम्मेदार। तुम्हारे घर में कोई नहीं मरा, मैं जिम्मेदार। अरे तुम्हारे पूरे प्रॉब्लम का मैं जिम्मेदार, तो फिर डॉक्टर मैं तुम्हारा हुआ, मैं तुमको दवा दूंगा। सब चीज का जिम्मेदार मैं। अरे कभी अपना सर झुका के झांक के तो देखो, तुम कहां खड़े हो?
तुम अपनी कमजोरियों की वजह से हार रहे हो, तुम अपने गुरूर की वजह से हार रहे हो, तुम दुनिया को, इस गरीब आवाम को तुम गुलाम समझते हो। तुम अगर ये समझते हो कि मेरा नाम देशमुख है तो लातूर की आवाम मेरी गुलामी करेगी, तो सुन लो, मेरा नाम ओवैसी है, मैं गुलामी की जंजीरों को तोड़ के दम दूंगा इंशाअल्लाह। कोई गुलामी नहीं करेगा। 2017 आइए, 2017 है, कोई किसी का साथ नहीं देगा। इंसान अगर किसी का साथ कब देता, जब उसके दिल में उस किसी के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो जाती, और जब मोहब्बत पैदा हो जाती तो बगैर पैसे लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पर जमा हो जाते। मैं तो बोलने वाला था, ताहिर को कि इतना भी गैप क्यों रखे, पूरे के पूरे यहां बाजू भी खा लेते, पूरे सामने बैठते। कांग्रेस के, शिवसेना के, बीजेपी के जलसे में क्या होता, इससे बड़ा गैप होता। कैसा गैप होता है, पुलिस वाला जाके चप्पल फेंकता, जहां चप्पल गिरी बोलता इससे पीछे डाइस लगाओ। हम क्या बोलते, पूरे आ जाओ, मारना है मारो, गोद में उठाना है गोद में उठाओ, जो करना है करो। ये हमें उनमें फर्क है मेरे भाई। यही वजह है कि जब इलेक्शन आता है ये सेकुलरिज्म की अफीम की गोली हमको दे दी जाती, ये सेकुलरिज्म का अफीम हमारे को दे देती। और इलेक्शन में क्या करते, मेरे जैसे आदमी को पकड़ लेते, या ताहिर के जैसे या कुरैशी के जैसे आदमी को पकड़ लेते, पकड़ के जलसे में लाते, उसको लाके बड़ा फूल का हार पिला देते और उसको बोलते देखो हम बेचारा गरीब मासूम, इतनी अहमियत उसको दे रहे, सब लोग के सामने लाके खड़ा कर देते, वो बेचारा बड़ा खुश रहा, मेरे को इतनी इज्जत दे रहे। फिर हल्लू पीछे से एक नेता बोलते, मियां भाई बड़ा सेकुलरिज्म को बचा देना मियां भाई। ये हमारा बेचारा मासूम मियां भाई जज्बात से मगलूब होकर बोलता, आओ फिक्र मत करो, तलवार निकाल लेंगे। कहां तलवार निकालते मेरे भाई, जिसम में बोलने वाला ही पहले वार करता हो, पहले वो नहीं वार करता। अब तो इतने वार हो गए कि जिसम में कोई हिस्सा भी नहीं है वार करने के लिए। इतना खून बह चुका है कि अब वारों पर खून भी नहीं निकलता। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को, कब तक डर डर करो का इस्तेमाल करोगे। कभी अपनी दिल और दिमाग की मर्जी के मुताबिक वोट डालो, कभी अपनी पसंद से अपने वोट का इस्तेमाल करो, कभी नफरत की नाम पर नहीं मोहब्बत की नाम पर वोट डालो, खौफ के नाम पर नहीं अमन के लिए वोट दो, डर के नाम पर नहीं बल्कि पसंद के नाम पर वोट दो। याद रखो, जब तुम पसंद, अमन और बेखौफ होकर वोट देना शुरू हो जाओगे, ये तमाम जालिमों के जुल्म का खात्मा होगा। जो समाज अपने आप को गुठन महसूस कर रहा है, चाहे वो दंगर समाज हो, दलित समाज हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, उस गुठन को अगर खत्म करना है, अगर खुली फिजाओं में सांस लेना है, तो डर को बाजू हटाओ, खौफ को बाजू हटाओ और उम्मीद को जिंदा करो, और उम्मीद को सामने रखकर, अपनी पसंद को सामने रखकर वोट दो। अरे सेकुलरिज्म इस मुल्क का सबसे बड़ा उसूल है। कांग्रेस इस सेकुलरिज्म को बचा नहीं पाई, बल्कि अगर तारीख के औराख को आप पलट पलट कर पढ़ेंगे तो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाने वाले यही कांग्रेसी थे। सोचो आप, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बाबरी मस्जिद के केस में कॉन्स्पिरेसी का चार्ज आडवाणी उमा भारती के खिलाफ ड्रॉप नहीं किया जा सकता। मेरे भाई 24 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत होकर। मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी से,
इस 24 साल में कितने बार आप सत्ता में रहे, कितने बार आपके पास इख्तिदार रहा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आपका वजीर आजम नरसिम्हा राव था। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। आपने क्या किया मुझे बताओ। आज 24 साल हो गए मेरे भाई। एक जुर्म होकर, जिस जुर्म ने हिंदुस्तान की फाउंडेशंस को हिला दिया, आज अब तक उन कातियों के खिलाफ कोर्ट का फैसला नहीं आता। मुझे गुस्सा आता है जब कांग्रेस के लोग आकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अरे सेकुलरिज्म की धज्जियां तुमने उड़ाई, आज आकर अपने आप को सेकुलरिज्म का महाफिज तुम पेश करते हो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, ये सेकुलरिज्म नहीं है। मैं 2 महीने से उत्तर प्रदेश के हर जिले की खाक छान रहा हूं। जब गाड़ी से सफर कर रहा था तो मेरठ के हाशिमाबाद से गुजरने का मौका मिला। वो हाशिमाबाद जहां पर हिंदुस्तान, बल्कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहले पुलिस कस्टोडियल किलिंग कहीं पर हुई तो हाशिमपुरा में हुई। 40 लोगों को पीएसी की पुलिस उठाकर लेकर गई और नदी के किनारे गोली मारकर लाशों को फेंक दिया गया। अब तक हाशिमपुरे का इंसाफ नहीं हुआ। कौन पावर में था? आप थे। चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का, एमपी मोहतरमा मोहसिना किदवाई। डीएम कौन थे? अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैदी साहब जो है वो डीएम थे। वजीर आजम राजीव गांधी थे। अब तक हाशिमपुरा के लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आप सेकुलरिज्म की बात हमसे मत करो। मालेगांव में 10 साल के बाद मुकदमा आया, 5 साल बच्चे जेल में रहे। उसके बाद मालूम हुआ कि इन्होंने मालेगांव का ब्लास्ट नहीं किया। कौन थे चीफ मिनिस्टर? पप्पा थे या फिर मैं था? मालेगांव का वाकया हो गया। मालेगांव का दूसरा बम ब्लास्ट हुआ, फिर पकड़े गए। बाद में मालूम हुआ मोहतरमा साध्वी प्रज्ञा जिम्मेदार है। कर्नल पुरोहित हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के। आप बताइए कौन थे चीफ मिनिस्टर? पप्पा थे या मामा थे? आप थे, आपकी हुकूमत थी। मुझे माफ कर देना अगर किसी को तकलीफ हो रही है, इसलिए कि मेरे भाई उन मुस्लिम नौजवानों को नंगा करके उनके जिस्म के आधा को शाट दिया गया। अब बताइए आप, अगर किसी नौजवान को कोई सी समाज का हो, अगर रोड पर कोई उसको गाली दे देता तो उसको इतना गुस्सा आ जाता, वो तकलीफ महसूस करता है। अगर किसी नौजवान के कपड़े उतार कर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन तक उनको बरहाना रखकर उनके जिस्म को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया कि बोलो तुमने किया। जो 5-5 साल अपनी जिंदगियां बर्बाद कर गए, उनकी तकलीफ का कौन हिसाब लेगा? कांग्रेस वालों, तुम सेकुलरिज्म की बात हमसे मत करो। तुमने सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी। हिमायत बेग को तुमने गिरफ्तार किया और पूना के बेकरी के ब्लास्ट में उसको जिम्मेदार करार दिया। कोर्ट का फैसला क्या आता है? कोर्ट ने कहा हिमायत बेग जिम्मेदार नहीं है बेकरी के ब्लास्ट के लिए। हिमायत बेग जिम्मेदार है एक्सप्लोजिव रखने के लिए। वो भी मुझे यकीन है कि जब हायर कोर्ट में अपील होगी तो इंसाफ होगा। औरंगाबाद आइमसाल केस में 20 बच्चों को 5-8 साल जेल में सड़ाया गया, 10 पर मकोका निकल गया। कांग्रेस आपकी हुकूमत थी, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरे भाई, कौन कौन सी बातों को तुम्हारे सामने बयान करूं?
मुझे गुस्सा आता है जब कांग्रेस आकर मजलिस पर उंगली उठाकर कहती है कि तुम मिले हुए हो। अरे मेरे को ये बता दो फिर, दिल्ली का असेंबली इलेक्शन तुम कैसे हारे? मैं तो नहीं लड़ा था। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन तुम कैसे हारे? मैं तो नहीं लड़ा था। हरियाणा तुम हार गए बीजेपी को, झारखंड तुम हार गए बीजेपी को, अरे तुम आसाम हार गए बीजेपी को। अरे तुम में दम नहीं है, तुम में काबिलियत नहीं है, तुम में मोदी से किस तरह मुकाबला करना तुम नहीं जानते। तुम गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हो। तुम ये समझ रहे हो कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं पैदा हुआ क़ियादत करने के लिए। अरे याद रखो, उस सोच को बदलो। तुम पैदा नहीं हुए क़ियादत करने के लिए। तुम अगर कोई समझता है कि मैं दुनिया में पैदा हुआ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो नहीं, हिंदुस्तान बदल चुका है। अब हिंदुस्तान तुम्हारी सोच को कबूल नहीं करेगा। हर महाज पर कांग्रेस नाकाम साबित हुई। हद तो ये हो गई मेरे भाई कि महाराष्ट्र के औकाफ के जमीनात में बड़े बड़े कब्जे हो गए। कौन जिम्मेदार है? नासिक में 2000 करोड़ की जायदाद का लिख कर दे दिया गया, वक्फ की जायदाद नहीं। दुबई का अंडरवर्ल्ड का डॉन, कोई एक आदमी का नाम है, क्या नाम है उसका? नसीम। 12 लोग, कोई नसीम है, उसको बात करके अंडरवर्ल्ड का डॉन बोल रहा। वो बिल्डिंग वाले से 12 करोड़ आ रहे, अपना कितना है? हमारे बाप का माल है। तुम वक्त तो वफ की जमीन है, अल्लाह के नाम पे वफ करे, ना तुम्हारी अम्मा के जहेज में आई, ना तुम्हारे बाबा की जायदाद का हिस्सा है वो। नहीं, 12 करोड़ में मेरा कितना हिस्सा? 2 जूते बनना दिए को, पूरी वफ की जमीन खा गए। और फिर मजलिस सेक्युलर नहीं है, मजलिस जो है मजहब की पॉलिटिक्स करती। अरे मैं कुछ तो पॉलिटिक्स करता हूं, तुम क्या करते? थालियां मारते। अब आप अंदाजा लगाइए कि लातूर में क्या रिकॉर्ड है कांग्रेसियों का। मैं लिख के लाया, जरा पढ़ के सुनाता हूं। हमको सेक्युलर बोलते हैं, कम्युनल बोलते हैं, दूध के धुले हुए है ना। अच्छा ये बताओ, शादी खाने का जिक्र तो कर दिए, 8 साल में 3 मरतबा फाउंडेशन स्टोन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 साल में एक शादी खाना नहीं बना सके। मैं बोला ना आपको बना बोल के, 3-3 बार उद्घाटन करे, बेवकूफ समझ ले। कान में फूल लगा हुआ हमारे हैं। अब तुम्हारे को नाला पिना के भगाएंगे लातूर से इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देखो मेरे भाई, 8 दिन में पानी एक मरतबा आता, और कहां पर पानी नहीं आता? करीमनगर में पानी नहीं आता, इस्लामपुरा में नहीं आता, रियाज कॉलोनी में नहीं आता, चौधरी नगर में नहीं आता, शांति नगर में नहीं आता, अंजलि नगर में नहीं आता, सब जगह आता। साहिब के घर में उनके गुलामों के पास आता नहीं आता, तो यही बस्तियों में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि यहाँ का जो कारपोरेटर है बेचारा कारपोरेटर नहीं है, उनका गुलाम है। जिस दिन मजलिस के कारपोरेटर कामयाब हो जाएंगे, बोलेगा अगर वहां पानी मिलता तो फिर इस्लामपुरे में ही मिलना, अगर वहां पानी मिलता साहिब के पास तो फिर करीमनगर में भी मिलना, शांति नगर में भी मिलना, चौधरी नगर में भी मिलना। ड्रेनेज का इंतजाम कहां बताओ आप? वही पुराना निजाम के जमाने में ड्रेनेज पड़ी गई। आप अंदाजा लगाइए, बरकतपुरा, आदम कॉलोनी, बुरहान नगर में ड्रेनेज लाइन है ही नहीं। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं। आप पावर में है ना साहिब, क्या करें साहिब? कुछ तो करना था ना साहिब, कुछ नहीं करे। और फिर आप अंदाजा लगाओ मेरे भाई, हर काम जो होता वो धनाचंद्रा और शारदा कंस्ट्रक्शन को क्यों जाता? क्यों साहिब? रिश्तेदारी है क्या? कुछ मामला है क्या आपका उनका? दोनों कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन कंपनी अब इंशाअल्लाह ताला ये दुकान बंद होगी। अब जैसा मजलिस के और हमारे अन्नाराव जी पाटिल के कारपोरेटर जीतेंगे, ये धनाचंद्रा शारदा वाले अब बैठना पड़ेगा, घर में जाके बैठना पड़ेगा। तुम वोट डीलिंगा कर लिए, वोट डीलिंगा कर लिए। अच्छा ये मेरे को बोलते मैं कम्युनल हूं, अच्छा ये तो बताओ। अरे लाइट अच्छा रखना था, नहीं तो अंधा नहीं हुआ। लिटरेसी रेट पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों का 78.1, साहिब लातूर में कितना है? 69%। नहीं बोला था अनपढ़ रखो मुसलमानों को, फिर आके हमारा वोट पूछेंगे तुम। उर्दू मीडियम स्कूल में जाके देखो आप, क्लास 1 क्लास 2 का एक ही टीचर, एक क्लास में क्लास 1 क्लास 2 को ही पढ़ा रहा। वाह वाह वाह। आपके प्राइवेट तालीम इदारे और जो गवर्नमेंट के स्कूलों में गरीब के मजदूर के बच्चे पढ़ते, वहां पर कोई पुरसान हाल नहीं। फिर आप देखो प्राइमरी में पूरे महाराष्ट्र में 17.3 मुसलमान है, लातूर में 13.4 है। मैं बोला था क्यों स्कूल नहीं करे। सेकेंडरी स्कूल में पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान 15.2 है, लातूर में 5.9 है। हायर सेकेंडरी में 6.3 है, महाराष्ट्र में मुसलमान 2.8 है, लातूर में। मैं बोला था आपको। अच्छा ये देख लो आप, पूरे लैट्रीन महाराष्ट्र के मुसलमानों में 35% है, लातूर में 19.4 है। मैं बोला था नको बनाओ बोल के लैट्रीन। अच्छा बाथरूम पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के पास 40.9, लातूर में 19.4। क्या है साहिब ये? आपके घर में आप आराम से तख्ते ताऊस पे बैठ के वो करते, हमारे को कुछ नहीं। आप बताओ ना। उसके बाद आप देख लो पानी की सप्लाई पूरे महाराष्ट्र में हैंडपंप मुसलमानों के 19.1, लातूर में 61.1%। ये सेक्युलरिज्म है इनका। और फिर आप पानी का टैप पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों को 70.3 मिलता, यहाँ 38.9। मैं जिम्मेदार हूं। क्या है ये? मेरे भाई बदलो इस चीज को। ये कब बदलेगा? जब आप एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अब बचे 7 मिनट। अब 7 मिनट मित्रों के नाम पे। मित्रों आए थे 2014 में, आकर बोले भाइयों बहनों कल्पना गिरी मर्डर को मैं सॉल्व कर दिया। कहा कल्पना गिरी का मर्डर सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ नाराजी पार्टी। कल्पना गिरी का मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। मित्रों खाली बोले, वोट लेके भाग गए। कल्पना गिरी का मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। और फिर आप देख लो कौन सा बात अच्छा को एक जोक बनाए। लतीफा है एक, मेरे पे केस नहीं बुक करना पुलिस वाले भड़काओ भाषण का जोक है, ओनली जोक। तो एक साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट था अन्नाराव जी पाटिल के साथ साइंटिस्ट था उन्हें। तो साइंटिस्ट के घर में घड़ियाल रखी थी, घड़ियाल। लोग जाके बोले नहीं इतने घड़ियाल क्यों है तुम्हारे पास? तो बोले जो झूठ बोलता ना उसकी घड़ी चलती। एक कांग्रेस की घड़ी थी, राष्ट्रवादी की थी, शिवसेना की थी, बीजेपी की भी। तो जाके कांग्रेस की घड़ी को देखा, ओवैसी की घड़ी को भी देखा, सब देखा। फिर आप जैसा घड़ी चलती तो उन्हें बोलता लाइट आ रही। मैंने अगर झूठ बोले छोटा बल्ब जलता है। उन्हें देखने वाला जाके बोलता अन्नाराव जी पाटिल ये तुम्हारे घर में सबकी घड़ी है, मोदी की घड़ी कहाँ है? अन्नाराव जी पाटिल बोले वो घड़ी से मेरा पंखा चलता, चल के देख। वो घड़ी से पंखा चलता रहा। तो मोदी साहब बोले जा रहे, हर जुमला बोलते, मैं ऐसा कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं ये कर दिया। अरे अल्लाह का शुक्र है यूं ताजमहल नहीं बना, कुतुब मीनार नहीं बना, तो बोलते नहीं बना। कल्पना गिरी का बेचारी औरत का बोले मर्डर सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं हुआ।
हर जगह हमारे वजीर आजम जाते लंबा भाषण देके आ जाते, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे भाई, पहचानो इन लोगों को, ये कुछ करने वाले नहीं है। 500,000 लेने के भाग गए, नोटबंदी गरीब के परेशान करके छोड़ दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम किसी को खुश नहीं कर रहे, इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है। और बार बार ये बोलना कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं करने वाले इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ लंबी लंबी छोड़ देते। वहां सऊदी अरब गए, रियाद में जाके एक तोप को देखे, लंबी तोप थी, बड़ी गौर से देख के हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां कहीं भी गए गौर से ऐनक कैसा लगा के देखे, वो तोप को देखे। तोप को देख के बोले बहुत पुरानी है क्या? उन्होंने बोला हाँ, हमारे अब्बा दादा की। फिर बोले कितना लंबा फेंकती? उन्हें बोला खुदा की कसम अल्लाह तुमसे कम फेंक। जो देखो लंबा लंबा मैं ये कर देता हूँ, खर्चा माफ कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर। अरे कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ तो करो आप। मगर कुछ नहीं करेंगे। हद तो ये हो गई मेरी भाई, एक मासूम 21 साल की बच्ची गुलमहर जिसका नाम है, जिसके वालिद ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में, उस बच्ची के खिलाफ बीजेपी और मोदी के चाहने वाले उसके खिलाफ क्या क्या बातें नहीं कर रहे। क्या एक बच्ची को अपने जहन, अपनी सोच को सामने रखने की आजादी नहीं है? हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल हिंदुस्तान के वजीर आजम की क़यादत में बन रहा। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क बहुत ताकतवर है, ये मुल्क बहुत ताकतवर रहेगा। इस मुल्क में हजारों ओवैसी और मोदी आएंगे, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाला है। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक, मोदी साहब खुदा के लिए हमारे पीछे मत पड़ो आप। अगर आप हमारे पीछे पड़ेंगे, हम आपके पीछे पड़ेंगे। अगर आप बोलेंगे मेरी बीवी कहाँ है, मैं बोलूंगा आपकी कहाँ। मत करो आप, ये अच्छा नहीं है। पर्सनल मत कर लो इसको आप। ट्रिपल तलाक का मामला हमारा मामला। फिक़े हनफिया के बारे में क्या मालूम आपको? फतावे आलमगीरिया में क्या लिखा है आपको क्या मालूम? फिक़्ह की किताब हिदाया में क्या लिखा है आपको क्या मालूम? मगर सिर्फ मुस्लिम औरतों की बात अगर आप करते हैं तो एहसान जाफरी की बेवा से भी इंसाफ कर लो, नजीब की मां से भी इंसाफ कर लो, सबसे इंसाफ करके बताओ। मगर वहां पर कुछ नहीं कर पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ करो कि अल्लाह मजलिस को उत्तर प्रदेश में भी कामयाबी से हमकिनार कर दे। दुआ कर दो मेरे भाई के लातूर में हम एक नई तारीख को रकम कर सके। डरने की जरूरत नहीं है। 51 जिला परिषद की सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा की, एक मुसलमान को नहीं दिए। 370 पर मोदी टिकट दिए उत्तर प्रदेश में, एक मुसलमान को नहीं दिए। तो कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। जिला परिषद के इलेक्शन में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं कांग्रेस का, और उत्तर प्रदेश के 370 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। मगर इन दोनों को अगर नफरत है तो मजलिस से है। इल्जाम लगाएंगे मुझ पर। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी मेरी तकरीर सिर्फ 30% हुई है। दोबारा फिर आऊंगा, इलेक्शन जब होगा उसमें 50% बोलूंगा। आइंदा 50% जो होगा वो अकबर आके मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या पन्नाराव जी पाटिल को मजबूत और कामयाब करेंगे? क्या आप पूरे मिलकर हमारा साथ देंगे? क्या धनगर समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज एक हो जाएगा? मेरे भाई एक हो जाओ, खुदा के लिए एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जरूरत नहीं हमको इन तमाम सियासी पार्टियों से ना डरने की, बल्कि अल्लाह ने हमको ताकत दी है। अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा रखो और अल्लाह पर तवक्कल करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। फिर आऊंगा, आधी बात मुकम्मल करूंगा। शुक्रिया। खुदा। इसके बाद शुक्रिया के लिए
बिल्कुल नहीं।